हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने एक पहले भी क्लास में कहा था कि इलेक्शंस जो हैं वो दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस है ही, क्योंकि हम लोग अपनी बात, जनता अपनी बात, अपनी समस्याएं अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार के समक्ष रखते हैं। सरकार जो बनती है वो भी हमारे वोट से बनती है। तो जो इलेक्शन होता है वो दो तरह से होता है, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था स्विट्जरलैंड का। जैसे क्लास में आप मॉनिटर सेलेक्ट करते हो, हाथ रेज करते हो, बताइए कौन मॉनिटर बनना चाहता है। दो कैंडिडेट खड़े हो गए, हाथ रेज कर दिए, 5 ने 1 को वोट दिया, 6 ने 1 को दिया, तो जो 6 होंगे वो बन गया। तो ये क्या, हाथ रेज करे ही। लेकिन ये क्या है, कम अगर पॉपुलेशन है तो। लेकिन अगर पूरे स्कूल के हेड बॉय और हेड गर्ल का सिलेक्शन करना है तो हैंड रेज होके नहीं होता ना, फिर आप जाके वोट डालते हो, है ना, नाम लिख लिख के। बस सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे होता है। हमारे यहाँ है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन स्विट्जरलैंड में है, वो भी कहीं कहीं पे कुछ कुछ कैंटोन्स के अंदर। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना। हम लोग अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, उसके पहले हम लोग अपने सांसद को चुनते हैं, है ना, और उन सांसद में से कोई एक प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है। तो ये जो है, जो सिटीजन्स मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा, और जो वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो शासन, एक तरह से सुशासन में सहभागिता निभाते हैं। हमारी समस्याएं और वे फॉरवर्ड, आगे फ्यूचर में किस तरीके से प्रोग्रेस होनी है, वो सब वो लोग देखते हैं। तो एक तरीके से हम लोगों का, आप ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने ये ऐसे एक ये वो बनाया हुआ है, हाफ सर्कल, एक ऐसे करके आर्क बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है हम लोगों का इनडायरेक्ट रोल है। हम लोगों ने अपने डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम चुन रहे हैं, हमने उनको दी है। तो हम लोगों पे जो शासन किया जाता है वो हमारे द्वारा ही इनडायरेक्ट रूप से हम ही करते हैं, क्योंकि हम जिनको वोट दे रहे हैं, जिन कैंडिडेट को पसंद करके वो शासन कर रहे हैं, तो हमने ही उनको चुना है। तो शासन इसीलिए कहा जाता है लोकतंत्र के अंदर कि जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार, है ना, मतलब लोकतंत्र। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब आते हैं जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है उसको समझते हैं वो किस तरीके से होता है। ये तो इलेक्शंस हो गया। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो किस तरीके से है। देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन दो तरीके से होता है। एक तो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मतलब आप जब एक तरह से दौड़ लगा रहे हो ना, जैसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं, 8-10 रेस में भाग ले रहे हैं, और जो एक रेस जहाँ पे ख़त्म होगी, 10 कैंडिडेट भाग रहे हैं, उनमें जो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचेगा वो जीत गया, है ना। तो वो क्या है, ये हो गया सरल बिल्कुल बहुमत सिस्टम। कोई थोड़े से 1-1 सेकंड से 2 सेकंड से चूक गया, कोई थर्ड ऐसे करके, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो उसमें पहले पहुंचा है वो जीता माना जाता है। ठीक है। और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जो कि हमारे यहाँ पे है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे राज्यसभा का, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, विधान परिषद का चुनाव है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का, है ना, उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल मतीय संक्रमण प्रणाली, है ना, वो उसका एग्जाम्पल है ये। अब आते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। ये क्या है, जैसे लोकसभा का चुनाव है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, मेजॉरिटी नहीं चाहिए, जैसे 50% वोट भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप एक मत से, 2 मत से, कुछ मतों से, 100 200 500 इन मतों से जीत गए तो आप जीते माने जाते हो। सिंपल, बिल्कुल सरल व्यवस्था है ना। और ये थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। अब पहले इसके समझते हैं ये है क्या। अब देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति, है ना, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, भले से जो सेकंड कैंडिडेट है उससे वो 2 मत आगे है लेकिन वो जीत गया। दूसरी चीज है, इसको प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है, बहुमत, है ना, जिसको मतलब ज्यादा वोट मिल गया है। अभी दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि जो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम है, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारत के अंदर इस पद्धति से चुनाव होता है। अब सी पॉइंट से समझिए, सी पॉइंट से दोनों के हम लोगों को जो कंपैरिजन है वो समझ में आएगा। देखिए, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, चुनाव क्षेत्र, जैसे कि फलाना चुनाव क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर
जनसंख्या के आधार पर जो क्षेत्र है उसको बांट दिया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है ना। और उसका डिस्ट्रिक्ट से उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो एक अलग चीज़ है। वो जो हम व्यवस्था समझते हैं कि ये स्टेट और इसका ये डिस्ट्रिक्ट, वो एक अलग व्यवस्था होती है। जैसे यूपी के अंदर चुनाव है तो उसका जो चुनाव क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे, जैसे कि किसी ज़िले के अंदर बड़ा ज़िला है तो उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो सकती हैं, है ना, इस तरीके से होता है ये। और जो दूसरी तरफ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि लार्ज एरिया, बड़े एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पूरा एक देश, जैसे कि इजराइल है ना, उसको पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है ना, इस तरीके से होता है ये। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल टू 1 कैंडिडेट। हमारे यहाँ पे एक जो चुनाव क्षेत्र है उससे मात्र एक ही व्यक्ति विजयी होता है। कैंडिडेट खड़े कितने हों उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके वोट उनसे एक भी ज़्यादा है तो वही जीता हुआ माना जाएगा, बाकी के हारे हुए माने जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा आदमी जीत सकते हैं, इसमें ये होता है। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से समझिए, जैसे कि मैं क्लास का एक एग्जांपल देती हूँ, है ना। इसको शुरुआत हम इस तरह से समझ सकते हैं सिंपल शब्दों में। जैसे क्लास में मॉनिटर का चुनाव होता है। अब अगर हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP अगर सिस्टम के हिसाब से हम मॉनिटर का चुनाव करेंगे तो हम क्या करेंगे, समझो क्लास में 3 बच्चे खड़े हो गए, है ना, मॉनिटर के लिए। अब क्या हुआ, टीचर ने हाथ रेज करवाए सबसे, है ना, या समझो वोट डलवा दिया, है ना, वोट डलवा दिया सबसे फर्स्ट पास द पोस्ट। अब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, है ना, वो तो बन गया FPTP के हिसाब से मॉनिटर क्लास का, तीनों में से जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व में। इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक मैम क्या करेंगी, एक आपको एक पेपर, एक बैलेट देंगी, है ना, उसमें तीनों के नाम लिखे होंगे और तीनों के नाम के सामने आपको एक को वोट नहीं देना है, आपको ये देना है, आपको अपने प्रेफरेंस लिखने हैं। प्रेफरेंस कैसे, कि आपका सबसे पसंदीदा कौन है, तो उस पर लिख दिया 1। उसके बाद आप किसे दूसरे नंबर पर, मतलब अगर वो नहीं बनता तो आपकी दूसरे नंबर की चॉइस क्या है, फिर लिख दिया आपने उसके सामने 2, और जो तीसरे नंबर की आपकी चॉइस होगी उसके आगे आपने लिख दिया 3। अब ऐसे करके सब बच्चों से प्रेफरेंस के हिसाब से वोट डलवा लिए। अब उसके बाद क्या करा, 3 हमने रख ली ट्रे। अब वो हमने वोट खोलने शुरू करे, जिन जिन के नाम के आगे 1 1 1 जो जो चॉइस के हिसाब से लिखे होंगे, समझो A है, A के सामने कुछ बच्चों ने 4 बच्चों ने 1 लिखा तो उसको रख दिया हमने एक तरफ, ठीक है ना। फिर ऐसे ही जो B है उसके सामने कुछ बच्चों ने लिखा, उसके लिख दिया, उसको रख दिया हमने दूसरी ट्रे के अंदर। तो हमें पता चलता रहेगा किसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन है। अब जो तीसरा आया है उसके सामने सिर्फ 2 बच्चों ने ही लिखा है ना, और बाकी वे जो दोनों हैं उनमें एक ने 4 बच्चों ने फर्स्ट प्रेफरेंस लिखा है, एक के सामने लिखा है 5 बच्चों ने, और जो तीसरे वाला कैंडिडेट है उसके सामने सिर्फ समझो फॉर एग्जांपल 2 ही बच्चों ने लिखा है कि उसको वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो अब क्या करेगी टीचर कि वो जो तीसरे वाला कैंडिडेट है उसको तो कर दिया जाएगा कैंसिल, ठीक है। और जिन बच्चों ने उसके नीचे जो सेकंड चॉइस लिखी है, समझ में आया ना, जैसे सेकंड चॉइस जिसको दिया है उसने वोट, वो वोट उसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब समझो कि वे जो 2 कैंडिडेट हैं उनमें से एक के तो है 4 जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, एक को मिला है 5, ठीक है ना, जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। अब जो उस चॉइस में जिन बच्चों ने 2 बच्चों ने उसको फर्स्ट चॉइस पे रखा है, और उसके बाद सेकंड चॉइस में जो उन्होंने जिसको वोट दिया है वो है फर्स्ट वाला A, ठीक है। तो उसके जो बाकी के जो वोट होंगे वो वोट उसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, अगर उसके वोट फिर 20 से ज़्यादा बैठ जाते हैं तो उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। समझ में आया, सिंपल है बिल्कुल। मतलब जो प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें वोट दिया जाता है और सबको वोट दिया जाता है, इसका ये है। और उसके बाद सेकंड और थर्ड नंबर पे जिन जिन लोगों ने जिसको उसमें रखा गया है उसके हिसाब से उनके वोट उनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके अंदर सारे की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व शामिल होता है। और ये तब तक, ये जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है इसमें जैसे है कि ज़्यादा वोट, यहाँ पे वोट के साथ में पॉपुलेशन भी किसे चाहती है, क्योंकि फर्स्ट पास्ट जो सिस्टम है इसमें क्या है, FPTP के अंदर इसमें सिर्फ अगर आपको एक वोट ज़्यादा मिला है तो आपको, मतलब ये नहीं कि 50% वोट आपको मिलना चाहिए, इसमें ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक वोट। अब आप समझिए कि 23% लोगों ने, मतलब 100, अगर आप समझो कि जैसे 100% पॉपुलेशन, उसमें से 23%, 23% पे आप विजयी घोषित हो गए। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको 51% लाना होगा, मतलब आपको जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भी करना है, तो ही आप जाके फिर जीतते हो। ये है इसका पूरा सिस्टम।
अब देखिए इसके बाद, ये समझ में आया होगा इतना, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है ई जो पॉइंट है उसे समझिए, वोटर्स वोट फॉर कैंडिडेट्स। इसमें क्या होता है कि आप, हाँ, आप पार्टी को भी देखते हो जब हम लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, जैसे अभी यूपी के अंदर हमारे यहाँ 2022 में चुनाव होंगे, तो हम उसको भी देखते हैं, पार्टी को भी देखते हैं, लेकिन हम अपने कैंडिडेट को देख के वोट डालते हैं। अब वो कैंडिडेट ज़रूरी नहीं है जिस पार्टी को कोई व्यक्ति पसंद करता हो सकता है वो दूसरे जो कैंडिडेट है दूसरी किसी पार्टी का बहुत अच्छा होगा, अगर वो बहुत बढ़िया है, ईमानदार और कर्मठ है, तो उसे वोट देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टी से ज़्यादा कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, पीआर, इसमें क्या होता है, इसमें दल को वोट दिया जाता है। इसमें कैंडिडेट सेकंड चीज होती है, सेकेंडरी होता है, लेकिन यहाँ पे जो पार्टी होती है वो फर्स्ट नंबर पे होती है। आप पार्टी को वोट देते हो, उसकी विचारधारा को आप वोट देते हो, सही है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए एफ पॉइंट, विधायिका में एक राजनीतिक दल को मत की तुलना में अधिक सीट मिलती है ना। मतलब विधायिका में एक राजनीतिक दल को, मतलब ये एक उसको परसेंटेज ऑफ वोट से मतलब नहीं है, वहां पे सीट कितनी आई है यहाँ पे ये जरूरी है। जैसे मैं अभी बता रही हूँ 23% पे सरकार मतलब बन गई या 33 पे सरकार बन गई, है ना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन आना कितना चाहिए, 51%, यहाँ पे ये नहीं है। परसेंटेज ऑफ वोट एक अलग चीज है, लेकिन आपको सिर्फ जीतना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे क्या है, सीट्स इन लेजिस्लेचर, यहाँ पे उतनी ही विधायिका के अंदर सीट आएंगी जितने जनसंख्या के हिसाब से वोट पड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जब राज्यसभा का जैसे चुनाव है, तो राज्यसभा का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से होता है, जिससे कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के अंदर हो सके। राष्ट्रपति का चुनाव इसी वजह से इस आधार पे रखा गया है कि राष्ट्रपति जी जो है पूरे देश के एक तरह से मतलब हेड ऑफ द स्टेट हैं और उनका पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन हो सके। लोकसभा का जो चुनाव है वो हमारा फर्स्ट पास्ट द सिस्टम के हिसाब से है, क्योंकि वो जनसंख्या के हिसाब से बड़ा देश है, तो इस वजह से लोकसभा का चुनाव थोड़ा सिंपल रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, ये होता कहां पे है, एक तो ये भारत में है और यूके के अंदर, और ये जो दूसरे वाला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये इजराइल और नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है। तो इसमें सिंपल क्या है, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी वोट, जैसे मैं बता रही हूँ, इसमें मेजोरिटी वोट्स का कोई मायने नहीं रखता, बस आपको जीतना होता है। और दूसरी तरफ क्या है, अगर आपको मेजोरिटी वोट्स मिलेंगे तो ही आप जीतोगे, 51% जरूरी है, ठीक है ना। अब हमने भारत के अंदर ये जो पद्धति है एफपीटीपी, यही क्यों अपनाई, लोकसभा के चुनाव के लिए, या फिर जो हमारे जो पॉपुलर जो चुनाव होते हैं उनके अंदर, है ना। जैसे कि आपका ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, या फिर आप अपने मेयर को चुनेंगे, या फिर आप अपने नगर पंचायत के अंदर चुनाव होगा, वो सारे के सारे एफपीटीपी पे होते हैं। उसका कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ की पॉपुलेशन, हमारे यहाँ का देश बड़ा देश है, वृहद, ह्यूज, ठीक है ना। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पे एक ही संप्रदाय या ज्योग्राफिकल एरिया एक जैसा नहीं है, ठीक है ना, एक ही संप्रदाय के लोग नहीं है हमारे यहाँ पे। एक तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सिद्धांत है, ठीक है ना, एक बुके ऑफ फ्लावर्स जिसमें अलग अलग रंग के फ्लावर्स हैं, हमारे यहाँ पे वो सिस्टम है, ठीक है ना। लेकिन ये एक अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाते हैं तो उससे अगर एक पॉपुलर जो हमारे इलेक्शंस हैं उनके अंदर, तो उसकी एक सिस्टम, एक खराबी सिस्टम की ये भी हो सकती है लॉन्ग रन में जाके कि लोग जो हैं अपने संप्रदाय की पार्टी बनाएं और अपने संप्रदाय के हिसाब से वोट डालने लगे। तो सोचिए कितनी ज़्यादा इसका एक बैड इफेक्ट सामने आएगा। तो इस वजह से भी ये भी एक कारण है कि हमने लोकसभा के चुनाव के अंदर, क्योंकि हम डाइवर्स पॉपुलेशन हैं, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हमारा देश बहुत अलग है, पेड़ यहाँ पे हमारे यहाँ पे पहाड़ भी हैं और हमारे यहाँ पे रेगिस्तान भी है, और हमारे यहाँ पे जो है पठार भी हैं, प्लेटोज भी हैं, और हमारे यहाँ पे जो है खद्दर भी है और बांगर भी है ना, और कोस्ट भी है, हमारे यहाँ पे सब कुछ है ना। तो इस वजह से हम लोगों ने एफपीटीपी को अपनाया, ठीक है। उसके बाद क्या, सिंपल सिस्टम विद मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल सिंपल है, आप जाके वोट डालिए, सिंपल, आपका मतलब आप अपने प्रतिनिधि को चुन लीजिए। दूसरी बात है, क्लियर चॉइस होती है वोटर्स के सामने, उसमें क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स, आपको एजुकेट करना पड़ता है। जब देखिए प्रेसिडेंट का हमारे देश में चुनाव होता है या वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसके पहले जो नए जो सांसद बन के गए हैं या जो नए विधानसभा के सदस्य बन के गए हैं, तो उनकी क्लास लगाई जाती है ना, उनको समझाया जाता है कि देखिए ये वोटिंग इस तरीके से होगी। अब आप इतने बड़े देश के अंदर किस तरीके से लोगों को समझा सकते हैं कि आपको वोट प्रेफरेंस के हिसाब से इस तरीके से डालना है। तो सिंपल है, आपको जो पसंद हो आप जाके उसे वोट दो और अपने प्रतिनिधि को चुनो, कारण एक ये भी है। और उसके बाद जब आप इस तरीके से वोट डालते हो तो उससे क्या होता है कि
जो कैंडिडेट है, जो वोटर है, उससे और पार्टी के बीच में वो जो एक लिंक है वो स्थापित होता है, और जो प्रतिनिधि है वो हमारी बात जो है वो सरकार के समक्ष रखता है और एक मजबूत बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। ये देखो एग्जाम्पल में जब जनरल इलेक्शन होता है हमारे यहाँ पे, लोकसभा का इलेक्शन समझ लीजिए, आप अपने गाँव का या जहाँ पे भी आप रिसाइड करते हैं वहाँ पे जो चुनाव है उसको देखिए, तो उसमें क्या है, एक पीपल एक वोट। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है, एक पीपल को एक वोट नहीं। ठीक है ना, इनका जो है इनकी वैल्यू होती है मतों की, जनसंख्या के हिसाब से उस एमपी की या एमएलए की एक वैल्यू निर्धारित करी जाती है जनसंख्या के हिसाब से। अब वो जो जनसंख्या है वो कौन से, क्योंकि हमारे यहाँ के 10 साल बाद सेंसस होता है। ठीक है, तो जैसे 2021 में हुआ, अब जैसे इस बार वो होगा, अभी तो क्या नाम है, कोरोना और ये सब चल रहा है। ठीक है ना, उसके पहले 2011 है ना, तो ऐसे ही करके हुआ क्या था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो उसमें ये एक फ्रीज कर दिया गया कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव होगा वो 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर होगा। तो यही सिस्टम चला आ रहा था। उसके बाद 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया, 84वां संविधान संशोधन, और उसमें ये बात डाली गई कि 2026 तक 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से ही चुनाव हुआ करेगा, और 2026 के बाद जो चुनाव होगा वो उसके बाद जो प्रथम सेंसस होगा उसके आधार पे होगा। तो ये 84th अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था। ठीक है, तो अभी क्या है, जो एमएलए है और एमपी है इनकी वैल्यू होती है। ठीक है ना, वैल्यू से मतलब वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू का मतलब है यहाँ पे ये, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। ठीक है ना, तो एमएलए की वैल्यू कम होती है क्योंकि एमएलए क्या स्टेट का है, और एमपी क्योंकि पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, अब एमएलए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखिए फॉर्मूला है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सीट अपॉन नंबर ऑफ एमएलएज और अपॉन 1000। इस तरीके से तो एमएलए की वैल्यू निकलती है। सही है, इस तरह से जैसे हमारा यूपी है तो उत्तर प्रदेश का सबसे एमएलए की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, क्या है, 208 वैल्यू है उसकी। ठीक है ना, 208 मतलब वो 208 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू का मतलब है ये। ठीक है, और जो एमपी है उसकी क्या वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड टू एमएलए, वहां एमएलए को जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो असाइन किए गए हैं, दिए गए हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपी। ठीक है, तो इस तरीके से एमपी की वैल्यू निकलती है। अब इसमें देखिए यूपी के एमएलए की वैल्यू है 208 पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है ना, और सिक्किम का जो एमएलए है उसकी वैल्यू क्या है, 7 पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है ना, लेकिन राज्यसभा के अंदर ऐसा नहीं है। राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर मतलब सांसद जो होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो होगी बिल्कुल एक जैसी, मतलब 708। ये 1971 की जो पॉपुलेशन है उसके आधार पे ये वैल्यू निकाली गई हैं जो कि अभी चली आ रही हैं। ठीक है ना, तो जो एमपी होगा उसकी वैल्यू राज्यसभा लोकसभा की जो पॉपुलेशन है उसके आधार पे सभी की 708 मतलब उसी तरह से ये वैल्यू मानी गई है। ठीक है, और वैल्यू इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल दे रिप्रेजेंट, एक मतलब वो जो कैंडिडेट है वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो होता है। अब जैसे ये मैंने बताया, जो मैं आपको अभी क्लास में मॉनिटर का एग्जांपल दे रही थी, वो इस तरीके से चुनाव होता है। प्रेसिडेंट के चुनाव में मोस्टली सेकंड प्रेफरेंस नहीं रखा जाता है ना, क्योंकि ज्यादातर 2 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और वहां पे जो रोल होता है उसमें विप जारी किया जाता है, WHIP, पार्टी की तरफ से विप मतलब होता है ऑर्डर कि आपको एक तरह से उस दिन संसद में प्रेजेंट ही रहना है। जब कोई इंपॉर्टेंट कोई बिल लाना होता है या इस तरह से होता है, इलेक्शन होता है, तो वहां पे विप जारी किया जाता है पार्टी की तरफ से। तो जिस जो सत्ता में जो दल होता है, क्योंकि उसके क्या है सांसद ज्यादा हैं, तो ज्यादातर यही हुआ है कि हमेशा उसी का जो कैंडिडेट है वही राष्ट्रपति बना है, तो उसमें क्या होता है सेकंड प्रेफरेंस नहीं रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी के जो चुनाव हैं जैसे राज्यसभा का, उसमें सेकंड प्रेफरेंस रखे जाते हैं। लेकिन देखिए ये हो गया थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकल बात क्या है, प्रैक्टिकल ये है कि वहां पे क्या सिर्फ आंकड़ा आपको देखना होता है, और इसमें क्या पहले ये तय ही माना जाता है कि कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस बार राज्यसभा के अंदर जाएगा, ठीक है ना, या विधान परिषद के अंदर जाएगा। वो क्या होता है, वो जो पार्टी सत्ता में होती है ना, अगर मतलब वो सत्ता में है तो उसके पास ज़्यादा एमएलएज हैं, तो वो ही अपने उसको कैंडिडेट को भेज सकती है, या वो जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से चुनाव होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करूँगी, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।